Hello everyone. In this video, we are going to cover the chemistry chapter of solutions. Students, we are going to cover all concepts in this chapter from colligative property to Van 't Hoff factor to various different types of solutions. काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस आज के लेक्चर में. So let's begin with the first slide. So yes guys, we are starting this chapter with the definition of molarity. Students, molarity is defined as number of moles of solute divided by volume of solution in liters. यार आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है दैट इन द डिनोमिनेटर वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एंड गाइस ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको आपको लीटर्स में लेना है. सो गाइस द न्यूमरेटर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द डिनोमिनेटर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब गाइस आप ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर दैट वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो बेसिकली गाइस आपके पास अगर सोल्यूट का गिवन मास है, आप उसको सोल्यूट के मोलार मास से डिवाइड करो तो इससे आपको यहां का न्यूमरेटर मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. And guys, when you divide this number of moles of solute by total volume of solution and you have to take this total volume of solution in liters, then guys you will get the answer for molarity. तो ये काफ़ी आसान कंसेप्ट है और इसको करना बहुत ज़रूरी है because many questions are based on this concept. Now let's move ahead to the next slide in which we will look at the definition of molality. Yes people. In this second slide, we are going to look at the definition of molality. People, molality is defined as number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms. Students, in the previous slide, we have seen that in molarity, you have volume of solution in the denominator. तो यार मोलारिटी में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना होता है डिनोमिनेटर में. बट गाइस इन दिस डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी यू हैव टू टेक मास ऑफ सॉल्वेंट इन द डिनोमिनेटर. गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट मोलालिटी में आप डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट को लेते हो एंड यू हैव टू टेक दिस मास इन किलोग्राम्स. गाइस द न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ द डेफिनेशंस ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी. The numerator is same and that is number of moles of solute. Difference denominator में है. In molarity we take volume of solution in liters in the denominator and guys in this case of molality we have to take mass of solvent in kilograms in the denominator. तो यार हमारे काफ़ी अच्छे से अभी दो definitions हो चुके हैं. Let's move ahead to the next slide. Okay guys, so now we are going to look at the third definition of today and this is the definition of normality. Guys ये भी बहुत important definition है. So normality is defined as number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. यारो ये जो हमारा normality होता है it is very much similar to molarity. मोलारिटी में भी हम डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं इन लीटर्स एंड इवन इन दिस केस ऑफ नॉर्मेलिटी यू हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इन द डिनोमिनेटर. तो गाइस मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी में सिर्फ ये डिफरेंस है दैट इन मोलारिटी यू टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द न्यूमरेटर एंड गाइस इन दिस केस ऑफ नॉर्मेलिटी यू टेक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट इन द न्यूमरेटर. तो अभी आप सोचोगे कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का क्या मतलब है. गाइस उसका डेफिनेशन नीचे दिया है. ग्राम इक्विवेलेंस का डेफिनेशन होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. देखो गाइस अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए डेफिनेशन होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास. लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं तो उसके लिए डेफिनेशन होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी आर क्वाइट सिमिलर. मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी बोथ ऑफ देम हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इन द डिनोमिनेटर and in the numerator
of molarity, you have number of moles of solute, and in the numerator of normality, you have number of gram equivalents of solute. Guys, number of moles का definition होता है given mass upon molar mass, and number of gram equivalents का definition आप यहां देख सकते हो given mass upon equivalent mass. So with this, we have completed 3 important definitions. Now let's move ahead to the next slide. Yes, guys. In this slide, we are going to look at the definition of mole fraction. Guys, this is the most easiest definition. It is just a simple ratio. Mole fraction is defined as number of moles of the component divided by total number of moles of all the components. तो बेसिकली गाइस, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको न्यूमरेटर में लेने हैं एंड आपको डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. सो गाइस, लेट्स से आप अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl. सो गाइस, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है तो आपको न्यूमरेटर में लिखना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, एंड गाइस डिनोमिनेटर में हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने होंगे विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. कितना आसान है गाइस ये बस एक सिंपल रेशियो होता है. आप जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप न्यूमरेटर में लिखो एंड गाइस आपको उसको डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. With this, guys, we have completed this definition of mole fraction. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people, this is a very important slide in which we are going to look at the dependence of molarity on temperature. Students, आप यहाँ पे read कर सकते हो that mass percentage, ppm, that is parts per million, mole fraction and molality are independent of temperature. सो बेसिकली गाइस, अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन या फिर मोलालिटी है एंड इफ यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन देन दीज वैल्यूज विल नॉट चेंज. गाइस, ये जो हमारे डेफिनेशंस हैं मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये सब लोग टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते. गाइस, द ओनली पर्सन हु डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज मोलारिटी. स्टूडेंट्स, आप मोलारिटी का डेफिनेशन याद करो, हमने स्लाइड नंबर 1 में किया है. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो बेसिकली गाइस, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्लाइटली चेंज हो जाता है एंड देयरफॉर गाइस हमारा जो मोलारिटी है इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. वेयरएज गाइस, हमारा जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. Guys, this is a very common question in many examinations. That which of the following quantities depends on temperature? काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं. Guys, molarity depends on temperature, but molality does not depend on temperature. देखो guys, molality का definition होता है number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता एंड देयरफॉर मोलालिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. बट गाइस, हमारा जो मोलारिटी होता है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. यार, समरी में मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट ऑल डेफिनेशंस विच ओनली इन्वॉल्व मास डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो बेसिकली गाइस, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, mole fraction and molality, these guys do not depend on temperature, and guys हमारा जो molarity होता है it depends on temperature. With this guys, we have completed the explanation of this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to look at the solubility of a gas in a liquid. So basically guys, we know that gases dissolve in liquids and solubility of a gas in liquid पता करने के लिए there is something known as absorption coefficient. गाइस, आप यहाँ रीड कर सकते हो that absorption coefficient is defined as
द वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली गाइस, आपका जो लिक्विड होगा उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना गैस का वॉल्यूम आप डिसॉल्व कर सकते हो, दिस इज नोन एज सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस, एंड इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। गाइस, यहां पे नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड है, द नेचर ऑफ द गैस डिसाइड्स द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस। सो बेसिकली गाइस, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर मोर सोल्यूबल। तो गाइस, इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो गाइस, जो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल होते हैं, यानी कि जो गैसेस को आप इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उन गैसेस का जो सोल्यूबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हो, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल as compared to oxygen and hydrogen because carbon dioxide is more easily liquefiable. So guys, solubility of gas को measure करने के लिए there is something known as absorption coefficient, और ये absorption coefficient का definition है volume of gas dissolved by unit volume of solvent. और गाइस, यहां पे हमने एक और चीज सीखी है, दैट इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर मोर सोल्यूबल, और इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, so this slide is very easy to understand. In this slide we are going to look at the effect of temperature on the solubility of a gas. गाइस, ये काफी लॉजिकल स्लाइड है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो सॉल्यूशन के अंदर जो गैस डिसॉल्व्ड है उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। यार देखो, जब भी आप किसी सॉल्यूशन को हीट करोगे तो उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व्ड है इट विल स्टार्ट टू लीव द सॉल्यूशन, इट विल स्टार्ट टू इवेपोरेट। तो यार, एक काफी लॉजिकल स्लाइड है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा। गाइस, इसको हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज नोन एज ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। गाइस, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, whenever you dissolve a gas in a solvent you have release of heat, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो गाइस, यहां पे आप रिएक्शन देख सकते हो दैट whenever you dissolve gas in a solvent heat will be released. सो गाइस, इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हो कि हमने हीट को राइट साइड में लिखा है, राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट्स लिखते हैं। सो इन एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट। सो गाइस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इज अ प्रोडक्ट, अगर आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो इसका मतलब आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो। और गाइस, जब भी आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हो तो आपका जो रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इसी को हम लोग ली चार्टेलियस प्रिंसिपल बोलते हैं। गाइस, ये आपको मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, देन इन दैट केस गैस की जो सोल्यूबिलिटी है हमारे लिक्विड में वो कम हो जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन गाइस ली चार्टेलियस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो गाइस, अगर आप यहां पे केमिकल रिएक्शन देखो, गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन प्लस हीट। इसका मतलब गाइस, इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो गाइस, जब भी आपकी हीट रिलीज होती है आप हीट को एक प्रोडक्ट की तरह कंसिडर करते हो। इसीलिए गाइस, इस केमिकल रिएक्शन में हमने हीट को राइट साइड में लिखा है, विच मीन्स हीट इज अ प्रोडक्ट। तो गाइस, अगर आप अभी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो, आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो। और गाइस, जब भी आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब गाइस, आपका जो गैस का सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगा। जो गैस आपका लिक्विड में डिसॉल्व्ड है
वो एस्केप हो जाएगा और आपके गैस का जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाता है. So guys, according to Le-Chatelier's principle, if you increase the product, then the reaction goes in the backward direction. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, in this slide, we are going to look at the effect of pressure on the solubility of a gas. यार इसको हम लोग हेनरीज लॉ भी बोलते हैं. यार ये स्लाइड भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है एंड दिस स्लाइड टेल्स अस that if you increase the pressure of a gas above a solution, then the solubility of the gas will increase. इसका मतलब गाइस, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो, then more gas will dissolve in the solution. यार आप इसको है ना बेसिक लाइफ के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी इंसान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दो तो फिर वो उस इंसान को काम करना ही पड़ता है even if that person does not want to do it. वैसे ही गाइस, अगर आप गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दोगे, if you increase the pressure of the gas, then more gas will dissolve in the liquid. गाइस इसको आप मैथमेटिकली देख सकते हो with the help of Henry's law. तो यहाँ पे गाइस एक फॉर्मूला दिया है, प्रेशर इज इक्वल टू KH into X. गाइस यहाँ पे P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट एंड गाइस X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. यार देखो, जितना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा उतना ज़्यादा X की वैल्यू बनेगी. गाइस जितना ज़्यादा आप प्रेशर करोगे गैस का उतना ज़्यादा X की वैल्यू बनेगी. दैट मीन्स उतना ज़्यादा गैस हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा. सो गाइस इन दिस स्लाइड वी हैव लर्न्ड दैट व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस, द गैस विल बिकम मोर सोल्यूबल. इनफैक्ट गाइस इस चीज को आप कोल्ड ड्रिंक्स में देख सकते हो. इन कोल्ड ड्रिंक्स वी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द लिक्विड एट हाई प्रेशर. आप हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाते हो एंड गाइस व्हेनेवर वी ओपन द कैप ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, a lot of gas escapes. Guys वो गैस एस्केप क्यों करती है? बिकॉज आपका प्रेशर कम हो गया. सो गाइस whenever you have high pressure, more gas is dissolved in the solution. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to look at the Henry's law in more detail. Guys हमने लास्ट के दोनों स्लाइड्स में सीखा है that if you increase the temperature, गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो कम हो जाती है एंड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन द गैस बिकम्स मोर सोल्यूबल. यारो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी एंड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. अब गाइस इस स्लाइड में हमें यह देखना है दैट हाउ द सोल्यूबिलिटी चेंजेस with the value of KH. गाइस KH को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट. तो यहां पे आप रीड कर सकते हो दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस. इसका मतलब गाइस अगर आपके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो आपका गैस कम सोल्यूबल होगा. गाइस दिस KH इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस एंड द लिक्विड. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. अगर ये KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आपका गैस कम सोल्यूबल होगा. अब गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दैट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो इंक्रीजेस. यारो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जैसा हमने अभी देखा अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है देन इन दैट केस गैस इज लेस सोल्यूबल. यार ये एकदम हमारे लॉजिक में बैठ रहा है. यारो अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है और अगर हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. सो गाइस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस. और इसको हम यहाँ पे एक और बार समझ सकते हैं. गाइस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. And guys, if we have a higher value of KH, that means
that the gas is less soluble. So guys, in conclusion, if you increase the temperature, KH will also increase, and that means that the gas is less soluble. So guys, इसी के साथ हमने हेनरीज लॉ को बहुत अच्छे से समझ लिया है. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. Now we are going to start the interesting part of this chapter. In this slide, we are going to look at the definition of Raoult's law. Students, Raoult's law tells us about the vapor pressure of different components of a solution. देखो guys, if you create a solution by mixing two different volatile liquids, then both of these liquids will have some molecules in the vapor phase. यारो, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन क्रिएट करो बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड्स, तो वो जो दोनों लिक्विड्स हैं उनके कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के ऊपर वेपर फेज में होंगे. एंड गाइस, व्हेनेवर यू हैव मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज, दैट इज व्हेनेवर यू हैव मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. गाइस, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. यारो देखो, पहले आपको वेपर प्रेशर क्या है इसको समझना जरूरी है, एंड उसके बाद आप रॉल्ट्स लॉ को बहुत इजीली समझ सकते हो. सो गाइस, क्या होता है, व्हेनेवर यू हैव अ लिक्विड एंड लेट्स से दिस लिक्विड इज वोलेटाइल, देन सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड गो इनटू द गैस फेज, दे गो इनटू द वेपर फेज. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेपर फेज में हैं, दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, and because of this they exert a pressure on the walls of the container. Guys, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. सो गाइस, रॉल्ट्स लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है. रॉल्ट्स लॉ हमें यह बताता है दैट उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जो कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में ज्यादा है. गाइस, ये कितना इजी कंसेप्ट है. रॉल्ट्स लॉ हमें इनडायरेक्टली यह बताता है that vapor pressure of any component will be directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. So guys, for example, let's say हमारे पास ऐसा कोई solution है जिसमें हमारे पास two different liquids हैं. तो इस solution में जिस liquid का mole fraction ज़्यादा होगा उसका vapor pressure उतना ही ज़्यादा होगा. So guys, vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. इसी को हम बोलते हैं Raoult's law. So guys, in summary, whenever you have a volatile liquid, उसके कुछ molecules vapor phase में चले जाते हैं, and जब वो vapor phase में जाते हैं, they start exerting pressure on the walls of the container, और इसी को हम बोलते हैं vapor pressure. तो रॉल्ट्स लॉ हमें यह बताता है कि अगर आपका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, लेट्स से किसी एक कंपोनेंट का क्वांटिटी ज्यादा है या फिर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो गाइस, अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम रॉल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन देख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड उसके बाद आपका यह कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. So let's move ahead to the next slide. Yes guys, in this slide we are going to look at the mathematical definition of Raoult's law. यार, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था, the vapor pressure of any component will be directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. So guys, let's say हमारे पास two different liquids हैं, 1 and 2. So guys, vapor pressure because of the vapor of liquid 1 will be directly proportional to the mole fraction of 1. Guys, आप यहां लाइन नंबर 1 में पढ़ सकते हो that P1 is directly proportional to X1. इसका मतलब guys, vapor pressure due to the first component is directly proportional to the mole fraction of the first component. अब गाइस, आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1. गाइस, यहां पे जो फर्स्ट रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। गाइस इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। गाइस रॉल्स लॉ का मतलब यह है कि अगर आपके किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X1 है तो उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा P1, उसका रिलेशन बनेगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। गाइस इसमें P01 होता है ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इफ इट वाज अलोन। गाइस लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर में सिर्फ एक ही लिक्विड है, तो अगर आपके पास एक कंटेनर में सिर्फ एक ही लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम ओरिजिनल वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। सो गाइस इसी को हम यहां पे P01 बोल रहे हैं। सो गाइस वन मोर टाइम, द रिलेशन इज P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। इसका मतलब यह है गाइस कि जो कंपोनेंट 1 है उसका जो वेपर प्रेशर होगा P1, उसका आंसर आएगा P01 इंटू X1। गाइस X1 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, एंड गाइस P01 होता है ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ 1। स्टूडेंट्स वी कैन लर्न दिस वन मोर टाइम इन द सेकेंड लाइन एज वेल। सेकेंड लाइन में उन्होंने दिया है दैट सिमिलर टू हाउ वी डिड फॉर कंपोनेंट 1, इवन फॉर कंपोनेंट 2, vapor pressure of component 2, that is P2, will be directly proportional to X2। गाइस आप सेकेंड लाइन का भी रिलेशन रीड कर लो। P2 इज इक्वल टू P02 इंटू X2। इसका मतलब गाइस सेकेंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा P2, इट विल बी इक्वल टू P02 इंटू X2। तो ये P02 क्या है? इट इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट, एंड गाइस X2 क्या है? X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। अब गाइस नीचे यहां पे आप डाल्टन्स लॉ को भी यूज कर सकते हो। डाल्टन्स लॉ टेल्स अस दैट द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस। सो गाइस यहां पे हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा P टोटल, इट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। यार ये बहुत ही सिंपल लॉ है, डाल्टन्स लॉ। तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। अब गाइज आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 का फॉर्मूला है P01 इंटू X1, एंड गाइज P2 का फॉर्मूला है P02 इंटू X2। तो उसी को गाइज इन लोगों ने यहां पे नीचे लिखा है। गाइज मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं दैट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of that component। That means guys P01 ये हमारा अगर कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो इन दैट केस P1 will be equal to P01 into X1, and similarly guys P2 will be equal to P02 into X2। बस आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने हैं। P1 is equal to P01 into X1, P2 is equal to P02 into X2। और गाइस टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस P2। तो आपको बस ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। P1 के जगह P01 X1 एंड P2 के जगह P02 X2। गाइस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट इफ यू ओनली हैव टू कंपोनेंट्स 1 and 2, तो गाइस एक और रिलेशन बनता है X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। ये गाइस यहां पे मेंशन नहीं है। गाइस X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ 1 and 2। गाइस X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ 1 and 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो गाइस आप X1 के जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस X2। यही गाइस उन लोगों ने यहां पे नीचे किया है। So guys, in conclusion, you have to remember two formulas. P1 is equal to P01 into X1, P2 is equal to P02 into X2, and guys total vapor pressure होगा P1 plus P2। and finally guys you also have to remember that अगर आपके पास सिर्फ two components हैं, then in that case X1 plus X2 is equal to 1। इसी के साथ guys हमने रॉल्स लॉ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। Now let's move ahead to the next slide। Yes guys,
In this slide, you can look at the diagrammatic representation of Raoult's law. यारो जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया है, P1 का फॉर्मूला आएगा P01 इंटू X1 एंड P2 का फॉर्मूला आएगा P02 इंटू X2. गाइस इस डायग्राम में हमने टोटल प्रेशर को प्लॉट किया है एंड दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2. गाइस हमने लास्ट स्लाइड में इसको बहुत अच्छे से देखा है दैट टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड गाइस दिस लाइन ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर इज अ स्ट्रेट लाइन. आप यहां डायग्राम में देख सकते हो, टॉप वाली जो लाइन है इट इज द लाइन ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2. गाइस P1 का क्या फॉर्मूला है P01 इंटू X1 और P2 का क्या फॉर्मूला है P02 इंटू X2. अब गाइस एक और चीज जो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो वो ये है कि जब आपके X1 की वैल्यू 1 है तब आपके X2 की वैल्यू 0 है. गाइस इसको आप लेफ्ट साइड में बॉटम में देख सकते हो. गाइस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया था X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब अगर X1 की वैल्यू 1 है तो X2 की वैल्यू 0 होगी. एंड गाइस आप राइट साइड बॉटम में भी देख सकते हो कि अगर X2 की वैल्यू 1 हो गई तो X1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो गाइस जैसे जैसे आपके सॉल्यूशन में X1 एंड X2 चेंज होता रहेगा, आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी चेंज होता रहेगा. बट गाइस इसका जो ग्राफ बनता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो गाइस इन कंक्लूजन, in this slide we have learnt that total vapor pressure PT will be equal to P1 plus P2 and guys P1 का फॉर्मूला P01 इंटू X1 होता है एंड P2 का फॉर्मूला P02 इंटू X2 होता है. अब गाइस जैसे जैसे आप X1 एंड X2 की वैल्यू चेंज करोगे आपका टोटल वेपर प्रेशर चेंज होता रहेगा. बट गाइस ये किस तरह से चेंज हो रहा है? इट इज चेंजिंग इन अ लीनियर मैनर. इसका मतलब गाइस आपके टोटल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन. गाइस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1. ये चीज मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी मेंशन किया था. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes people, in this slide we are going to look at the definition of an ideal solution. गाइस आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स कर दो तो उन दोनों लिक्विड्स के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता. स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द टू लिक्विड्स आफ्टर मिक्सिंग देन सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. गाइस इसको आप यहां पे अच्छे से रीड कर सकते हो. गाइस इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होता है that when delta V is 0 and when delta H is 0, you can call the solution as an ideal solution. इसका मतलब गाइस अगर आप दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स कर दो and after mixing if there is no change of volume and there is no release or absorption of heat, then such a solution is known as ideal solution. गाइस delta V equal to 0 का मतलब ये होता है that there is no change in volume. Guys, delta H equal to 0 का मतलब होता है there is no absorption or release of heat. So guys, whenever delta V is equal to 0 and delta H is equal to 0, हम ऐसा बोल सकते हैं that the solution is an ideal solution. Guys, इसका conceptual meaning ये है कि हमारे जो दोनों liquids हैं वो आपस में बिल्कुल भी interact नहीं कर रहे. Both the liquids have no attraction or no repulsion for each other. इसका गाइस ये सिंपल मीनिंग होता है. गाइस आइडियल सॉल्यूशन को समझने का एक और तरीका है दैट आइडियल सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्ट्स लॉ. तो गाइस इसको आप यहां पॉइंट नंबर 3 में रीड कर सकते हो दैट इफ यू हैव टू कंपोनेंट्स A एंड B, तो गाइस PA के लिए फॉर्मूला आएगा P0A इंटू XA एंड PB के लिए फॉर्मूला आएगा P0B इंटू XB. यार देखो हमने जो लास्ट स्लाइड्स में किया है वही फॉर्मूला है. हमने लास्ट के स्लाइड्स में देखा है दैट P1 विल बी P01 X1 एंड P2 विल बी P02 X2. वैसे ही गाइस यहां पे हम लोग बोल रहे हैं दैट PA विल बी P0A XA
and PB will be P0B XB. So guys, in conclusion, अगर आपके लिक्विड्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा V 0 होगा, डेल्टा H 0 होगा एंड आपका जो लिक्विड है वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा. सो गाइस, इस केस में हम सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. So guys, ideal solution is a solution in which the liquids do not interact with each other, in which delta V is 0, delta H is 0, and guys, in which both the liquids will obey Raoult's law. Guys, let's look at some examples of ideal solution in the next slide. Yes, students, in this slide we are going to look at some examples of ideal solution. गाइस, आपको ये अच्छे से मेमोराइज करने चाहिए बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द सॉल्यूशंस आर एन आइडियल सॉल्यूशन. सो गाइस, इसके 4 एग्जांपल्स आप देख लो. द फर्स्ट एग्जांपल इज बेंजीन एंड टोलुइन. बेसिकली गाइस, अगर आप सिमिलर लोगों को मिक्स कर दो तो उनका आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं होता एंड इन दैट केस द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन. सो गाइस, द फर्स्ट एग्जांपल इज बेंजीन एंड टोलुइन जिनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन. गाइस, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है. द थर्ड एग्जाम्पल इज इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड. बोथ ऑफ देम आर हलाइड्स. एंड गाइस, द फोर्थ एग्जाम्पल इज क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. तो गाइस, ये 4 अलग अलग पेयर्स हैं विच आर नोन एज एन आइडियल सॉल्यूशन. So guys, you can memorize all of these 4 pairs. The first one is benzene and toluene. The second one is N-hexane and N-heptane. The third one is ethyl iodide and ethyl bromide. And guys, the fourth one is chlorobenzene and bromobenzene. Guys, ये सारे हमारे ideal solution बनाते हैं. वापस से मैं आपको बोलना चाहूँगा, ideal solution is an solution in which there is no interaction between the liquids, in which delta V is 0, delta H is 0, and in which both the liquids will obey Raoult's law. With this, guys, we have completed the understanding of ideal solution. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. In this slide, we are going to look at the definition of non-ideal solution. यार देखो, ideal solution का ये बराबर opposite है. Whenever you have interactions between the two liquids, this solution will be known as a non-ideal solution. आपको सब कुछ perfectly reverse करना है. Guys, whenever you have interactions between the liquids, then this solution is known as non-ideal solution. Guys, in non-ideal solutions, delta V is not equal to 0 and delta H is also not equal to 0. Guys, in non-ideal solutions, you also will not have Raoult's law. मतलब basically जो हमारे liquids हैं, they will not obey Raoult's law. So guys, non-ideal solution का definition क्या है? Non-ideal solutions are solutions in which the two components or the two liquids will interact with each other. मतलब guys, जो liquids को आपने mix किया है, अगर ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. गाइस, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन यू विल हैव इंटरैक्शन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स और बिटवीन द टू लिक्विड्स. गाइस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. एंड इसके अलावा गाइस, देयर इज वन मोर पॉइंट. Non-ideal solutions will not obey Raoult's law. Guys, वो Raoult's law को obey नहीं करते. So यार, हमने देखा था कि ideal solution में कोई interaction नहीं होना चाहिए. Ideal solution में delta V, delta H दोनों 0 होने चाहिए. And ideal solution में both the liquids will obey Raoult's law. Guys, यहाँ पे आपको सब कुछ perfectly reverse करना है. Non-ideal solution में there will be interaction. Delta V and delta H both are not equal to 0. And guys, non-ideal solution में both the liquids will not obey Raoult's law. इसी के साथ guys, हमारा non-ideal solution का understanding complete होता है.
Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. Now in this slide, we are going to look at different types of non-ideal solution. यारो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है इन विच देर इज इंटरैक्शन बिटवीन द लिक्विड्स. सो गाइस इसके दो मेजर टाइप हैं. द फर्स्ट टाइप इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड द सेकेंड टाइप इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. गाइस ये दोनों हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स हैं. सो गाइस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. गाइस देखो जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे उन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा. अब गाइस अगर मिक्स करने के बाद में आपके सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है. गाइस ऑन द अदर हैंड आपका जो सेकेंड टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, उसमें जो आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा इट विल बी मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. बेसिकली गाइस इस पूरे स्लाइड में बस आपको मैं ये समझाना चाहता हूं दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. द फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप and the second one is maximum boiling azeotrope. यारो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आपके जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा. एंड गाइस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आपके जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा. यार नाम में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस एंड गाइस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर. सो गाइस लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी लर्न अबाउट दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इन मोर डिटेल. Yes students, in this slide we are going to look at the non-ideal solution having positive deviation. गाइस इसका मतलब होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. गाइस फिर से ध्यान से सुनना, अगर आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो उसका हमने दूसरा नाम दिया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डिविएशन. गाइस आपको रिवर्स तरीके से याद रखना है. इफ इट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप तो इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन होगा. और गाइस अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो उसका मतलब नेगेटिव डिविएशन होगा. सो गाइस इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डिविएशन. तो गाइस मैंने आपको अभी क्या बताया, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. इसका मतलब गाइस ऐसे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा. सो गाइस व्हेन डू वी सी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस having positive deviation? Guys, you see such kind of a solution when the interaction between the two components is poor. Guys, आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया और उन दोनों का आपस में अट्रैक्शन बहुत कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन. गाइस इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. सो गाइस अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो और उनका आपस में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है देन इन दैट केस दिस सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डिविएशन. एंड गाइस दिस हैज अ डिफरेंट नेम एज वेल विच इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. तो गाइस इसका नाम ऐसे क्यों है, व्हाई इज द नेम पॉजिटिव डिविएशन? बिकॉज गाइस आप यहां पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 देख सकते हो दैट आपका जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो पॉजिटिव है, आपका जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव है. एंड गाइस रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से जो आंसर आना चाहिए था उससे एक्चुअली आपका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आता है. सो गाइस देखो यहां पे आपको मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डिविएशन ये एक्सप्लेन कर रहा हूं.
सो गाइस, अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करो जिनका आपस में अट्रैक्शन बहुत ही पुअर है, जिनका आपस में अट्रैक्शन बहुत कम है, देन सच सॉल्यूशंस आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। इसको हम पॉजिटिव डिविएशन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज गाइस इन सच सॉल्यूशंस डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच मिक्सिंग is also positive. And guys, apart from this, the vapor pressure PA is also more, it is also greater than P0AXA, and vapor pressure of B, PB, is greater than P0BXB. देखो यारो, रॉल्स लॉ के हिसाब से आंसर आना चाहिए था PA का P0AXA। रॉल्स लॉ के हिसाब से PB का आंसर आना चाहिए था P0BXB। बट गाइस यहां पे इन सच काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डिविएशन पी ए का जो आंसर आता है वो P0AXA से ज्यादा आता है। PA इज ग्रेटर देन P0AXA एंड सिमिलरली गाइस PB इज ग्रेटर देन P0BXB। सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये सीखा है दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव डिविएशंस आर फॉर्म्ड when you mix two liquids which have less attraction towards each other. Guys, जब दो liquids का आपस में attraction बहुत कम है तो ऐसे solution में हमें positive deviation मिलता है। यारो, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो गाइस इसका नाम पॉजिटिव डिविएशन क्यों है? बिकॉज इन दिस केस डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन P0AXA एंड प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन P0BXB। अब गाइस लास्ट में आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन आर एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, water and ethyl alcohol, and the last example is acetone and benzene. Guys, आप इसको याद कर लो, एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है अबाउट सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। सो गाइस वी हैव थ्री एग्जांपल्स हियर, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, एंड द लास्ट एग्जांपल इज एसीटोन एंड बेंजीन. So guys, now let's move ahead to the next slide in which we will look at non-ideal solutions showing negative deviation. Yes people, in this slide we are going to look at non-ideal solutions showing negative deviation. Guys, जो कुछ भी हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है उसका बराबर रिवर्स करना है। बहुत easy स्लाइड है guys ये। Guys, whenever you mix two liquids and they have more attraction towards each other, then in such case you get a non-ideal solution having negative deviation. देखो गाइस, जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे और अगर उनका आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, then in that case the solution is having negative deviation. यारो, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, नेगेटिव डिविएशन का मतलब होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट विल बी मोर देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। सो गाइस, जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो और अगर उनका आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, यू विल गेट अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब गाइस यहां पे हमारा जो डेल्टा वी मिक्सिंग है और जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ये दोनों नेगेटिव होंगे, इसीलिए इसका नाम है नेगेटिव डिविएशन। एंड ऑल्सो गाइस हमारा जो PA है इट विल बी स्मॉलर देन P0AXA, एंड गाइस जो वेपर प्रेशर ऑफ B होगा PB इट विल बी स्मॉलर देन P0BXB। यार देखो, जो कुछ भी हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है उसका बराबर सब कुछ रिवर्स करना है। सो गाइस, नेगेटिव डिविएशन मतलब दोनों लिक्विड्स का आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नेगेटिव डिविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, मतलब हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। और गाइस, नेगेटिव डिविएशन मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, एंड फाइनली गाइस प्रेशर ऑफ ए विल बी लेस देन
P0A XA and guys PB will be less than P0B XB. अब guys इसके भी एग्जाम्पल्स आप यहां देख सकते हो. There are 4 different examples. The first is water and HCl. The second is methyl alcohol and acetic acid. Second example guys दिया है CH3OH which is methyl alcohol and CH3COOH which is acetic acid. The third example is water and HNO3. And guys the fourth example which is the most important example is chloroform and benzene. तो यार देखो लास्ट स्लाइड में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. यहां पे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ऑफ नेगेटिव डिविएशन. एंड गाइस दिस एग्जाम्पल्स आर वाटर एंड HCl, वाटर एंड HNO3, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, एंड फाइनली गाइस मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. सो इसी के साथ गाइस हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो दोनों टाइप्स हैं, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, इन दोनों को बहुत अच्छे से सीख लिया है. नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. गाइस मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं इस चैप्टर पे दे आर बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो गाइस यहां पे हम समझने का ट्राई करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. गाइस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं विच ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट. देखो गाइस हमारे सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है. द कंपोनेंट विच इज हैविंग लेस अमाउंट और द कंपोनेंट विच इज हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन और द लेस नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज द सोल्यूट. और गाइस जो कंपोनेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं. सो गाइस आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने होंगे उसके ऊपर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. सो गाइस बस इतना ही डेफिनेशन है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है विच ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट. मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं. गाइस अगर आपका सोल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में है तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा. अगर आपका सोल्यूट कम क्वांटिटी में है तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा. बस इतना ही सीखना है. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट. तो अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी. और गाइस अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी विल लुक एट 4 different types of colligative properties. Yes students, in this slide we are going to look at the first colligative property which is relative lowering of vapor pressure. यारो प्लीज ध्यान से सुनना. relative lowering of vapor pressure is a colligative property. बहुत बार एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन आता है. They will ask you which of the following is colligative property and guys one of the options will be vapor pressure. यारो प्लीज इसको समझो, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है. गाइस वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो स्टूडेंट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. हम वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलते. अब गाइस व्हाट इज दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है. गाइस इसको आप टॉप में लेफ्ट में देख सकते हो. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS अपॉन P0. इसका मतलब गाइस आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर. इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो गाइस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द अमाउंट बाय विच the vapor pressure has been reduced divided by original vapor pressure. गाइस कितने अमाउंट से आपका वेपर प्रेशर कम हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो गाइस इस स्लाइड में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। गाइस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और गाइस इसी का उन लोगों ने यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। गाइस, अगर आप फर्स्ट लाइन को रीड करो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है P0 माइनस पी एस अपॉन P0। गाइस, ये जो P0 माइनस पी एस अपॉन P0 लिखा है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और गाइस, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है दैट दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो गाइस, राइट साइड में जो लिखा है N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो गाइस, इस स्लाइड में हमें बस इतना सीखना है दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो गाइस, जो लेफ्ट हैंड साइड है P0 माइनस पी एस अपॉन P0, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड जो राइट हैंड साइड है N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो गाइस, यहां पे आपको फिर N2 और N1 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो N2 के जगह हम लिखेंगे W2 अपॉन M2 एंड N1 के जगह हम लिखेंगे W1 अपॉन M1। अब गाइस, काफी केसेस में डिनोमिनेटर में जो N2 होता है इट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू N1, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। सो गाइस, डिनोमिनेटर में जो N1 प्लस N2 है उसमें मोस्ट केसेस में N2 काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू N1, तो आप डिनोमिनेटर में N2 को इग्नोर कर सकते हो। एंड देयरफॉर गाइस, द फाइनल फॉर्मूला दैट यू गेट इज इन लाइन नंबर 3, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 होना चाहिए वहां पे, इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1। गाइस, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो यारो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0। गाइस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0। सो गाइस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इतना बस आप याद कर लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड गाइस, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है उसका फॉर्मूला आता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये स्लाइड कंप्लीट होता है। इन दिस स्लाइड वी हैव लर्नड अबाउट द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, in this slide we are going to look at the second colligative property, elevation of boiling point। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप एक सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसको गाइस हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। थोड़ा आप ध्यान से सुनना, whenever you add non volatile solute to a solution or to a solvent, then in that case द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसीलिए गाइस लास्ट स्लाइड में हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो गाइस, आपका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है व्हेनेवर यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट। सो गाइस, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो अभी आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग। गाइस, अगर आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग, इसीलिए यहां पे लिखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइस, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी और दिस इज द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो यारो, लास्ट स्लाइड में हमने देखा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइस, उसमें फाइनल फॉर्मूला क्या आया था? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब गाइस, यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। सो गाइस, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो
तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, एंड इसका मतलब अभी आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग, एंड देयरफॉर गाइस यू हैव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. गाइस इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वी विल ऑब्जर्व दैट in the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the mathematical definition of elevation in boiling point. देखो गाइस, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा, एंड इसका मतलब आपको अभी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग. सो गाइस इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. गाइस ये एम होता है मोलालिटी. गाइस फिर से आपको फॉर्मूला बताता हूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. अब गाइस ये मोलालिटी क्या होता है वो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं. मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. गाइस फिर से सुनना, मोलालिटी का डेफिनेशन हमने स्लाइड नंबर 2 में देखा था. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो गाइस कितने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. डेल्टा टीबी मतलब कितने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, एंड फॉर दिस गाइस वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. गाइस इसमें Kb इज नोन एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है. सो गाइस इन दिस स्लाइड वी हैव ओनली अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन विल इंक्रीज. बेसिकली गाइस जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे इन अ सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एंड इसका मतलब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग. एंड गाइस फाइनली द फॉर्मूला इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. एंड गाइस मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes people, now in this slide we are going to look at the third colligative property, depression in freezing point. यार देखो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था that whenever you add a non-volatile solute to a solvent उसका जो boiling point है वो slightly increase हो जाएगा. Guys freezing point में exactly opposite होता है. So whenever you add a non-volatile solute to a solvent, in that case guys the freezing point will decrease slightly. इसीलिए guys यहां पे लिखा है depression in freezing point. यार आप अगर colligative property का definition याद करो, colligative properties are properties which only depend on the number of particles of the solute. तो इसका मतलब guys अगर आपके solute का concentration ज़्यादा है, अगर आपका solute ज़्यादा quantity में है तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी. सो गाइस अभी तक हम लोगों ने 3 अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखे हैं. फर्स्ट वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड गाइस दिस थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ बोलना चाहूंगा. गाइस अगर आपका जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अगर आपका जो सोल्यूट है वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो गाइस उस केस में आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. गाइस इसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करने से प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. सो गाइस इजी लैंग्वेज में अगर आप सोल्यूट को ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दो, अगर आपके सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा हो गया तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा क्वांटिटी से कम हो जाएगा. इसका मतलब आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. इसका मतलब गाइस आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
ज़्यादा क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगा। एंड गाइस इसका मतलब आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा क्वांटिटी से कम हो जाएगा। सो गाइस, if you increase the number of particles of solute, relative lowering of vapor pressure will be more, elevation in boiling point will be more, and depression in freezing point will also be more. Now let's move ahead to the next slide, in which we will look at the mathematical definition of depression in freezing point. Yes, students. Now in this slide, we are going to look at the mathematical definition of depression in freezing point. यार देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह काफी ज्यादा सिमिलर है. सो द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वॉज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. गाइस सिमिलरली यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी. यार मैं आपको याद दिला देता हूं, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. गाइस यहां पे जो के एफ है इट इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सो गाइस जैसा मैंने आपको अभी काफी बार बता दिया है, whenever you add a non-volatile solute to a solvent, in that case there will be relative lowering of vapor pressure, there will be elevation in boiling point, and guys there will be depression in freezing point. तो इस स्लाइड में बस हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह काफी ज्यादा सिमिलर है. सो गाइस द फॉर्मूला इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ into molality. Now let's move ahead to the next slide, in which we will look at the fourth and the final colligative property. Yes people, now in this slide we are going to learn about osmotic pressure. So basically there is a concept of osmosis. मैं आपको पहले वो explain कर देता हूं. Guys, let's say we have two different solutions having two different concentrations, and let's say we are separating both the solutions with the help of a semi-permeable membrane. Guys, semi-permeable membrane एक ऐसा membrane होता है which only allows the flow of solvent. Guys, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, that semi-permeable membrane will only allow the flow of solvent. तो basically guys, osmosis का concept ये होता है that solvent flows from low concentration solution to a high concentration solution. देखो guys, हमें जनरली आदत है ये सुनने की that something will flow from high to low. But guys आपको ये ध्यान में रखना है that in osmosis it is reverse. So guys osmosis में क्या होता है, आपका जो solvent होता है it flows from a solution of less concentration to a solution of high concentration through the semi-permeable membrane. यारो जब भी आपका solvent flow करेगा from a low concentration solution to a high concentration solution through the semi-permeable membrane, तो इस concept को हम बोलते हैं osmosis. अब guys जो आप external pressure apply करोगे to stop this osmosis, आप जो external pressure apply करोगे opposite direction में to stop the flow of solvent, इसी pressure को हम बोलते हैं osmotic pressure. So guys, in conclusion, in this slide we have understood that osmosis is flow of solvent from low concentration solution to high concentration solution through the semi-permeable membrane. And guys, we have also learned that the pressure applied to stop this osmosis, the pressure applied to stop the flow of solvent from low concentration to high concentration solution is known as osmotic pressure. Now let's move ahead to the next slide, in which we will look at the mathematical definition of osmotic pressure. Yes people, now in this slide we are going to look at the mathematical definition of osmotic pressure. So guys, osmotic pressure is mentioned with the alphabet pi.
And guys, you can see in this slide that pi is directly proportional to concentration of solution. देखो यार, हमने ये ऑलरेडी देख लिया है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते ही हैं. इन अदर वर्ड्स, यहां पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट इज पाई, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. मतलब इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन. सो गाइस, जो आपका फॉर्मूला बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, इट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. एंड गाइस, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो हम कॉम्बिनेशन में ऐसा बोल सकते हैं दैट हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड टी. सो गाइस, इस पूरे स्लाइड में हमने बस इतना सीखा है दैट हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इसका मतलब हमारा जो पाई है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration and temperature. Now let's move ahead to the next slide. Okay students, so in the last slide we had seen that osmotic pressure is directly proportional to C into T. Guys, यहां पे हम proportionality sign निकाल देंगे तो आपको टॉप वाला इक्वेशन मिलेगा पाई इज इक्वल टू CRT. Guys, this R is the constant of proportionality and this R is known as gas constant. तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है टॉप पे, पाई इज इक्वल टू CRT. आपको ये फॉर्मूला याद करना है. अच्छा, अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है कि ये C क्या होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है C, ये क्या होता है, तो गाइस बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये C मतलब मोलैरिटी ही होता है. मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन. गाइस, मोलैरिटी का डेफिनेशन याद करो, वी हैड डन इन स्लाइड नंबर 1. मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो देखो गाइस, यहां सेकेंड लाइन में लिखा है C इज N/V, मतलब ये मोलैरिटी का ही डेफिनेशन है. गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये C क्या है, तो ये C मोलैरिटी है. C इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो गाइस, आप C के जगह लिख दो N/V. तो आपका जो इक्वेशन है इट विल बिकम पाई इज इक्वल टू N/V/RT. अब गाइस, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक इक्वेशन मिलेगा पाई V इज इक्वल टू nRT. गाइस, ये इक्वेशन आइडियल गैस के इक्वेशन की तरह है. ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. तो गाइस, उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको यूज करना है पाई V इज इक्वल टू nRT. सो गाइस, इन कंक्लूजन, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टू फाइंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर गाइस, वी विल यूज द रिलेशन पाई V इज इक्वल टू nRT. और गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑन द टेम्परेचर. और गाइस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का इजी मतलब होता है मोलैरिटी. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी नीड टू लर्न अबाउट वैन हॉफ फैक्टर. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड अबाउट वैन हॉफ फैक्टर, वी नीड टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो गाइस, मैं आपको ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं. So guys, whenever you add a solute into a solvent, there is a chance that the solute can break or it can join together inside the solvent. इसका मतलब गाइस, जब भी आप solute को solvent में डालते हो, तो there is a chance based on the property of that solute कि वो associate या dissociate हो सकता है. इसका मतलब गाइस, आपके जो solute के particles हैं वो break हो सकते हैं, या तो फिर आपके सोल्यूट के मल्टीपल पार्टिकल्स ज्वाइन हो सकते हैं. सो गाइस, इससे क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. एंड गाइस, अगर आपके नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स चेंज हो गए तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है.
Guys, we already know that colligative property is directly proportional to number of particles of solute. तो गाइस अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को चेंज कर दो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी. तो गाइस लॉजिक ये है कि अगर आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो एंड इफ द सोल्यूट ब्रेक्स और जॉइंस, दैट मीन्स इफ द सोल्यूट एसोसिएट्स और डिसोसिएट्स, देन इन दैट केस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज. और गाइस अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो आपका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा. गाइस आप यहां रिलेशन देख सकते हो दैट मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. गाइस मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं. सपोज आपने एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला एंड द सोल्यूट ब्रेक्स. तो गाइस अगर आपका सोल्यूट ब्रेक हो गया, यानी कि अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो गया, तो आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो इंक्रीज हो जाएंगे. और गाइस अगर आपके नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड गाइस अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई तो यहां पे जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर मास आप इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करोगे वो कम आएगा, वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कम आएगा. एंड दिस मॉलिक्यूलर मास, जो कि गलत मॉलिक्यूलर मास है, इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. गाइस मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. whenever you add a solute into a solvent, guys, there is a chance that the solute can either break or it can join together. guys अगर आपका solute break हो गया या फिर वो join हो रहा है, मतलब अगर वो dissociate या associate हो रहा है, तो आपके number of particles of solute change हो रहे हैं. और अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो रहे हैं तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी. और गाइस अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो आपके मॉलिक्यूलर मास का जो कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा. गाइस ये जो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलता है ये एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से अलग होता है. दिस इज एन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. सो गाइस इन कंक्लूजन, if the solute associates or dissociates, number of particles of solute will change, which means colligative property will change, which means that the molecular mass calculation will also change. So guys, this calculated molecular mass, which is the wrong molecular mass, is known as abnormal molecular mass. Now let's move ahead to the next slide in which we will learn about Van't Hoff factor. Yes students, so this is the most interesting part of this chapter. Guys, we need to learn about Van't Hoff factor. तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो that there are 3 different definitions. Let's start with the bottom definition. Guys, ये सबसे easy to understand definition है. So guys, Van't Hoff factor के लिए alphabet I होता है and this I is equal to total number of moles of particles of solute after association or dissociation divided by number of moles of particles of solute before association or dissociation. देखो गाइस, जब आप सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन में डालोगे या फिर सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो वो सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकता है. तो गाइस उसके एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद में जितने पार्टिकल्स होंगे उसको अगर आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, देन दिस इज नोन एज Van't Hoff फैक्टर. गाइस मैं आपको फिर से बताता हूं. Van't Hoff फैक्टर इज I. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. यारो आपको है ना आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर करना है, मतलब बाद में क्या हो रहा है डिवाइडेड बाय पहले क्या हुआ या पहले क्या था. सो गाइस, वॉट एवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉट एवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स यू हैव आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. गाइस इससे आपको Van't Hoff फैक्टर I मिल जाएगा.
अब गाइस वैन हॉफ फैक्टर के जो बाकी के दो डेफिनेशंस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन एट द टॉप. सो गाइस वैन हॉफ फैक्टर का दूसरा डेफिनेशन है I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलार मास. देखो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि एबनॉर्मल मोलार मास क्या होगा. सो गाइस जब भी आपका सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इसीलिए आपके मोलार मास का कैलकुलेशन गलत आता है. तो वो जो गलत कैलकुलेशन है उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलार मास. तो गाइस जो आपका एक्चुअल मोलार मास है, नॉर्मल मोलार मास, जब आप इसको एबनॉर्मल मोलार मास से डिवाइड करते हो तो इससे आपको वैन हॉफ फैक्टर मिलता है. देखो गाइस आप इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज करो, आंसर सेम आएगा. दीज थ्री डेफिनेशंस आर जस्ट थ्री डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द सेम थिंग. तो गाइस सबसे ज्यादा यूजफुल बॉटम डेफिनेशन है. तो गाइस बॉटम डेफिनेशन को याद करोगे तो भी इनफ है. वैन हॉफ फैक्टर का गाइस डेफिनेशन एट द बॉटम इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. और गाइस टॉप वाला डेफिनेशन है नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलार मास. अब गाइस सेंटर में जो डेफिनेशन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है. गाइस वो डेफिनेशन है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब गाइस आपके एक्सपेरिमेंट में आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड करना है बाय थ्योरेटिकल वैल्यू. मतलब बिना एक्सपेरिमेंट करे जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वो डिनोमिनेटर में है. यार ये जो मिडल वाला डेफिनेशन है उसको आप याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना ज़्यादा वो यूजफुल नहीं होगा फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस. मैं आपको बोलना चाहूँगा जो सबसे नीचे वाला डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. गाइस वैन हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. तो ये लास्ट वाला डेफिनेशन आप याद कर लो वैन हॉफ फैक्टर के लिए. एंड गाइस टॉप वाला भी याद कर लो. वैन हॉफ फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज नॉर्मल मोलार मास divided by abnormal molar mass. So guys, now let's move ahead to the next slide in which we will look at how the different colligative property equations change based on Van 't Hoff factor. Yes students, as you can observe in this slide, we have written all the four colligative property equations one more time. Guys देखो ये चारों equations हमने आज किए हैं. The first equation is of relative lowering of vapor pressure. तो गाइस देखो मैंने आपको सिखाया था relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. याद करना गाइस, it is mole fraction of solute. तो आपका जो relative lowering of vapor pressure होता है P0 minus PS upon P0, it is equal to mole fraction of solute यानी कि X2. अब गाइस यहां पे इस इक्वेशन में हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है विच इज I. सो गाइस जो भी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशंस हमने सीखे हैं उन सब में आपको RHS में I से मल्टीप्लाई करना है, बस दैट्स इट. सो वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ द टाइप ऑफ वैन 't Hoff फैक्टर तो आपको हर एक इक्वेशन में राइट साइड में I से मल्टीप्लाई करना है. सो गाइस आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू I इंटू X2. गाइस ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2. ये ओरिजिनल इक्वेशन था. हमें क्या करना है, हमने जो भी इक्वेशन आज सीखे हैं सब इक्वेशंस में राइट साइड में I से मल्टीप्लाई करना है. अगर आप राइट साइड में सब इक्वेशंस में I से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो वैन 't Hoff फैक्टर है उससे उसको आप यहां पे यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर बेस्ड ऑन एसोसिएशन और डिसोसिएशन. देखो गाइस हम सब अग्री करते हैं कि अगर सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो जाएंगे, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी.
तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होके क्या हो जाएगी, ये हम यहां पे पता कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग आई ऑन द राइट हैंड साइड। गाइस, अगर आप हर एक इक्वेशन में राइट साइड में आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चेंज होने वाली है वो चेंज होके क्या वैल्यू बन जाएगी ये आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, आप फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू X2। X2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। गाइस, आप सेकेंड इक्वेशन देख सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा TB वो हो जाता है I इंटू KB इंटू M। गाइस, M होता है मोलैलिटी। सिमिलरली गाइस, थर्ड इक्वेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। एंड गाइस, जो फाइनल इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। गाइस, आप देखो यहां पे जो हमारे ओरिजिनल इक्वेशंस थे उसमें बस हर एक इक्वेशन में राइट साइड में I से मल्टीप्लाई हो गया है। अब गाइस, हम लोग I से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपके सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उससे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो रहे हैं और उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो वो चेंज होके क्या वैल्यू बनेगी ये पता करने के लिए हम लोग यहां पे हर एक इक्वेशन में राइट साइड में I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Van't Hoff factor. Now let's move ahead to the last and final slide in which we will look at the various values of Van't Hoff factor. Yes, people. So in this last slide, we only have to understand about the different values of Van't Hoff factor. So यारो, अगर आपके Van't Hoff factor यानी कि I की वैल्यू is more than 1, then in that case dissociation has taken place. डिसोसिएशन मतलब हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स का ब्रेक होना। तो गाइस, अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, मतलब अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स का डिसोसिएशन होता है तो आपका जो वैंट हॉफ फैक्टर I आता है इट इज ग्रेटर देन 1। ऑन द अदर हैंड गाइस, अगर आपके I की वैल्यू इज लेस देन 1, इफ द वैल्यू ऑफ I इज लेस देन 1, दिस मीन्स दैट द सोल्यूट पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड। गाइस, एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। सो गाइस, व्हेनेवर द सोल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक, दैट मीन्स व्हेनेवर द सोल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट, I विल बी ग्रेटर देन 1। एंड गाइस, व्हेनेवर द सोल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट, दैट मीन्स व्हेनेवर द सोल्यूट पार्टिकल्स ज्वाइन टुगेदर, I विल बी लेस देन 1। तो यार, इस स्लाइड में बस हमें इतना ही सीखना है। अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो I ग्रेटर देन 1 होता है। और गाइस, अगर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपका I का वैल्यू लेस देन 1 होता है। सो गाइस, इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर ऑफ सॉल्यूशंस। गाइस, वी हैव बीन एबल टू डू टुडेज लेक्चर ऑल्सो इनसाइड 1.5 hours. I hope you had a lot of fun in रीलिविंग दिस एंटायर चैप्टर। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में बता दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अ फ्यू मोर पॉइंट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रीड देम। लेकिन गाइस, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में मैं जो भी सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे आप डेफिनेटली मेमोराइज कर लो। ऑन दिस पॉजिटिव नोट गाइस, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड आई विल सी यू in the next lecture.